काफ़ी ऐसे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स आते हैं जो बालों की रूट्स को काफ़ी डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर रूट्स के अंदर हेयर फॉल की दिक्कत है वो बढ़ जाती है। कॉमन शब्दों में कहें तो अब बिल्कुल बिना चीर फाड़ के फिजियोथेरेपी से किसी भी पेन का इलाज कर दिया जाता है। फिजियोथेरेपी आखिरकार करवानी क्यों चाहिए? आराम है, अब मैं आराम से चल फिर सकता हूँ और मैं ईमानदारी से कहना चाहूँ जैसा मदर हॉस्पिटल में थेरेपी चल रही है इससे अच्छी शहर में नहीं हो पाएगी इन दामों में। मुझे ये बताइए कहाँ पर आपको दर्द है? मेरे ये पैर की नस में बहुत ज़्यादा दर्द था। अच्छा। मैं काफ़ी दिनों से परेशान था, बहुत दवाई ली, बहुत कुछ किया, मुझे कहीं से फर्क नहीं मिला। कितने सालों से दर्द है ये लगभग 11-12 साल से जी। 11-12 साल से? हाँ जी। तो इसका दर्द का सॉल्यूशन यहाँ पर आकर के कैसे मिला आपको? यहाँ मुझे बहुत फ़र्क है जी। 3 दिन मेरे को हुए यहाँ पर, तीसरा दिन आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमेशा के लिए मैं ठीक हो गया। शादी होने वाली है या फिर किसी फंक्शन के अंदर आप लोग जाने वाले हैं, हालांकि समस्या बहुत बड़ी आ चुकी है कि हेयर फॉल होना शुरू हो चुका है। शादी होने के अंदर दिक्कत आने लगी है क्योंकि बाल पहले घने हुआ करते थे लेकिन अब टूटने ज़्यादा लगे हैं। जब नहा करके आते हैं तो पूरा का पूरा गुच्छा जो है बालों का निकलने लगता है। महंगे से महंगे हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवा लिया लेकिन अभी भी उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिला है। तो आज यही क्वेरीज आप लोगों की क्लियर करने के लिए ये वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। और इस वक्त मैं हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर सोनू फोगाट मौजूद है। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि सबसे मेन समस्या आज के ज़माने के अंदर ये आ रही है कि लोगों के हेयर फॉल होने लगे हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या फिर 50 साल की लेडी हो। तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्या होता है हेयर फॉल? मैम, अगर नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली हमारी लाइफ के अंदर 50 से 100 बाल नॉर्मली टूटते हैं। अगर उससे ज़्यादा हेयर फॉल की दिक्कत रहती है तो उसे हम बीमारी में काउंट कर सकते हैं। अगर नॉर्मली जिस भी पेशेंट के 50 से लेकर 100 तक के बाल टूटते हैं तो उनको कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, वो उनकी डेली रूटीन है, जिसे हम कोई भी डिजीज़ नहीं कहेंगे। तो पेशेंट को इस चीज़ के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा बाल टूटते हैं तो हेयर की बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पेशेंट को हेयर लॉस की दिक्कत रहती है जनरली। ठीक है, आप लोग हमेशा पार्लर के अंदर जाते होंगे, सैलून के अंदर जाते होंगे, वहाँ पर अपने बाल कलर करवाते होंगे। कई सैलून वाले आपको बताते होंगे कि ये कलर क्वालिटी अच्छी है, ये कलर क्वालिटी अच्छी नहीं है। लड़कियाँ रिबॉन्डिंग कराती हैं, स्मूथनिंग कराती हैं। तो डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि इसका कितना असर पड़ता है हेयर फॉल के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे केमिकल्स वाले ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो क्या उससे भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है? मैम, काफ़ी ऐसे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स आते हैं जो बालों की रूट्स को काफ़ी डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर रूट्स के अंदर हेयर फॉल की दिक्कत है वो बढ़ जाती है। जिसमें पहले पेशेंट के जनरली 50 से 100 बाल टूटते थे लेकिन अभी वो दिक्कत 100 से 200 हो जाती है, 200 से 300 हो जाती है, जिसके साथ साथ अलग अलग बीमारियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जनरली हम बात करें तो मोस्ट कॉमन लोगों के अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस अधिक देखने को मिलता है। जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो मेल के जो पुरुष हैं उनके कोने जाने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, और जो फीमेल हैं उनके सेंटर के रीज़न से हेयर फॉल की दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये दोनों अलग अलग बीमारियाँ हैं, इनके कारण सेम है। फीमेल के अंदर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होगा, मेल के अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस होगा। अच्छा, इस बाल्डनेस की स्टेजेस क्या क्या है? मतलब किस स्टेज के अंदर बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ आगे से झड़ने लग जाते हैं, कईयों के पीछे से झड़ने लग जाते हैं। तो क्या ये जेनेटिक होता है या फिर इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं? जनरली अगर बात करें तो मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में बात करें तो मेल पैटर्न बाल्डनेस की 7 स्टेजेस होती हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेज के अंदर मेल के कोने जाने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर लिटल थोड़ी सी बॉर्डर लाइन पीछे की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो बॉर्डर लाइन थोड़ी और पीछे की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है। फिर उनके जो वर्टेक्स रीजन होता है उनके हेयर लॉस की दिक्कत बढ़ जाती है। जैसे जैसे पेशेंट का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वो बॉर्डर लाइन पीछे की तरफ जानी स्टार्ट होती है और पीछे के बाल भी जाने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो पेशेंट है उनके टेम्पोरल जो साइड का रीज़न है और ओसिपिटल रीज़न जो पीछे का रीज़न है, इस रीज़न के बाल नहीं टूटते हैं। स्पेशली फ्रंटल रीज़न जो आगे के बाल हैं वही टूटते हैं, स्पेशली मेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर। इसके अलावा अगर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में बात करें तो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर जो फीमेल का सेंटर का रीज़न होता है, यहाँ की डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है।
फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर 9 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे पेशेंट का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पे गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, वो चीज़ें क्लियरली दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। जितना पेशेंट डिले करता है उतनी पेशेंट की एडवांस कंडीशन आ जाती हैं। जर्नली ये चीज़ें हमें हेयर लॉस के अंदर देखने को आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं जब हमें पता लगे कि हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो चुका है उसी टाइम हमें डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर वक्त बीतता है, ज़्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं तो उसका इलाज करना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा हो जाता है। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि हेयर फॉल की क्या कोई साइकिल भी होती है? हम जनरली बात करें तो हेयर फॉल की 3 स्टेजेज होती हैं। सबसे पहले एनागन स्टेज। एनागन स्टेज के अंदर पेशेंट के जो बालों की जो साइकिल है वो 3 से 4 साल होती है। ये ग्रोइंग स्टेज होती है जिसमें हमारे बाल ग्रो करते हैं। इसके बाद आती है कैटागन फेज़। कैटागन फेज़ के अंदर बाल की जो साइकिल है वो 12 वीक के अराउंड या 8 to 12 वीक के अराउंड रहती है, जिसमें बालों की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद होनी स्टार्ट हो जाती है। एक तरह से बालों की सेंटर वाली स्टेज होती है जिसके अंदर हेयर फॉल की दिक्कत बढ़ जाती है, बाल टूटना होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आती है टिलोजन फेज़, जिसे हम रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। बाल हमारे निकल जाते हैं। इसमें क्या होता है, नीचे से दूसरा बाल तो पुश करता है ऊपर वाले बाल को और वो बाल रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाता है। पहले वाला बाल चला जाता है और दूसरे वाला बाल आ जाता है। तो यही साइकिल दोबारा रिपीट आती है। बाल फिर से एनागन फेज़ में आएंगे, फिर कैटागन फेज़ में आएंगे, फिर टिलोजन फेज़ में आएंगे। तो ये साइकिल पेशेंट की नॉर्मली चलती रहती है। अगर हम जर्नली बात करें तो हमारे बालों की जो हेयर फॉल के जो रेशियो रहता है 85% हमारे थिक हेयर होते हैं और 15% हमारे थिन हेयर होते हैं। पेशेंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पेशेंट के 50 से 100 बाल जनरली टूटते हैं, तो वो यही कंडीशन होती है कि बाल जाते हैं आते हैं, ये चक्कर चलता रहता है बालों का। अगर इस चक्कर के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, नॉर्मली 85:15 रेशियो रहता है, उसके अंदर चेंजेस आता है तो पेशेंट को बीमारी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम हेयर लॉस की दिक्कत होती है। डॉक्टर सोनू फुगार, जो हेयर फॉल होता है इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? और कई मेल पुरुषों के अंदर ये देखा गया है कि जो दाढ़ी मूछ के बाल हैं वो भी झड़ने लग जाते हैं, जिसे आम भाषा के अंदर गांव में लोग बालों का कीड़ा कहते हैं, या फिर कई लोग कहते हैं कि ये एक अलग प्रकार की फंगस है जो खुद ही अपने बालों को खाने लगती है। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैम, जो आप ये बता रहे हो ये एलोपेशिया एरेटा की कंडीशन होती है। ये अलग बीमारी है और जो पहले वाले जिसके मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। तो हम बात करें पहले मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में। मेल पैटर्न बाल्डनेस का मुख्य कारण होता है जो हार्मोन है उसके अंदर चेंजेस आना। स्टार्टिंग कैसे होती है, इसमें जो मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बोलते हैं, वो 98% प्रोटीन चेन्स के साथ बाइंड रहता है, 2% वो फ्रीली मूव रहता है। जो 2% फ्रीली मूव रहता है वही काफ़ी ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो DST बन जाता है। अगर जनरली हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें जिसके मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है, सबसे पहला कारण होता है स्ट्रेस की वजह से, टेंशन या एंजाइटी। ये कारण होते हैं। पेशेंट आज के इन्वायरमेंट में देखने को अधिक लोग फिजिकली वर्क कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेंटली वर्क के, ठीक है, क्योंकि हमारे डेली शेड्यूल ऐसा हो चुका है कि हम अपनी दिनचर्या के अंदर अपने सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। काफ़ी ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे मेंटली स्ट्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल की दिक्कत बढ़ती है। इसके अलावा अगर दूसरा कारण के बारे में बात करें तो डाइटरी फैक्टर, हम क्या खान पान कर रहे हैं, हम जितना भी तला भुना खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, वो चीज़ें हमारे शरीर को इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से बालों की दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से अधिक लोगों के अंदर गंजेपन की दिक्कत आती है। अगर और मुख्य कारणों के बारे में बात करें तो ब्लड डिसऑर्डर हैं, काफ़ी लोगों के अंदर खून की बीमारियां हैं, जैसे खून का कम होना। इसके अलावा और भी खून की अलग अलग बीमारियां हैं। थैलेसीमिया के पेशेंटों के अंदर भी हेयर फॉल की दिक्कत अधिक देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर और कारणों के बारे में बात करें तो पानी का चेंजेस, जैसे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ का पानी ख़राब होने की वजह से भी जो गंजेपन की दिक्कत है वो अधिक देखने को मिलती है। अच्छा, मेनली सब लोगों की एक क्वेरी रहती है कि कौन सा पानी हमें अपने बालों के लिए यूज़ करना चाहिए, क्या ठंडे पानी से सिर धोना चाहिए, गर्म पानी से सिर धोना चाहिए, इसका रिप्लाई क्या है? मैम, अगर जनरली बात करें तो
अभी जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो उसमें काफ़ी लोगों को डैंड्रफ की दिक्कत देखने को मिलने वाली है। वो कारण है कि लोग गर्म पानी से, ज़्यादा गर्म पानी से सिर धोते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती है। ना तो आप ज़्यादा गर्म पानी से सिर धोइए, ना आप ज़्यादा ठंडे पानी से सिर धोइए। नॉर्मल पानी से सिर धोना चाहिए, जिसका नॉर्मल TDS अच्छा होना चाहिए। और हफ्ते जिसमें में कितनी बार सिर धोना चाहिए? मैम अगर जनरली बात करें तो ऑयल और शैम्पू की बात करें तो वीक में 2 टाइम्स ही ऑयल करना चाहिए और 2 टाइम्स ही शैम्पू करना चाहिए। कभी भी गीले बालों पे कोम नहीं करना चाहिए, हमेशा ड्राई जितना हो सके बालों को सुखाइए अच्छे से, उसके बाद जैसे उसके बाद आप ऑयलिंग करिए उसको। या सबसे बेटर यही रहेगा कि पेशेंट को रात को ऑयलिंग करनी चाहिए, सुबह अपना हेड वॉश करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो उसमें काफ़ी डस्ट है, वो चीज़ें हमारे बालों पे चिपक जाती है। इसके अलावा मतलब मान के चलिए पोल्यूशन है, सारा चीज़ें वो फैक्टर काफ़ी काम करते हैं हेयर लॉस की कंडीशन के अंदर। ठीक है, मेल और फीमेल हेयर लॉस के अंदर क्या पूरे बाल चले जाते हैं, पूरे तरीके से गंजे हो जाते हैं? अगर मेल के बारे में बात करें तो मेल के अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि टेम्पोरल रीजन के बाल रहते हैं, जो साइड वाला रीजन है ये बाल मेल के अंदर नहीं जाते हैं, या पीछे वाले बाल हैं वो नहीं जाते हैं। और वैसे ही अगर फीमेल के बारे में बात करें, महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। महिलाओं के इतने इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि महिलाओं के बाल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लंबे बाल होते हैं, तो वो इजीली छुप जाते हैं वो चीज़ें, और मेल के अंदर वो चीज़ें क्लियरली दिख जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को हमारे पास मेल पेशेंट ज़्यादा आते हैं गंजेपन के फीमेल के कंपैरिजन में। इसका मुख्य कारण ये रहता है कि दिक्कत तो दोनों को होती है, लेकिन महिलाएं कम नोटिस करती हैं इस चीज़ को पुरुषों के कंपैरिजन में। पुरुषों का वो फ्रंटल रीजन वो ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल के। ठीक है, मुझे ये बताइए कि मदर हॉस्पिटल के अंदर ऐसा क्या आप इलाज करें कि लोगों को मदर हॉस्पिटल के अंदर ही आना चाहिए? मैम सबसे पहले बात करें तो मदर हॉस्पिटल के अंदर जो हम पेशेंट का ट्राइकोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं, जिसे डिनोलाइट बोलते हैं, जिससे वो चीज़ें बालों की क्या कंडीशन है, पेशेंट क्या कंडीशन लेके आया है, ठीक है, उस पेशेंट की पिक्चर क्लिक की जाती है। वो 21 दिन के बाद जब पेशेंट दोबारा आता है तो पेशेंट की वो कंपैरिजन करके दिखाया जाता है, सर ये आपकी पहले वाली कंडीशन है, ये अब वाली कंडीशन है। इसके अलावा हम ऐसा कोई भी केमिकल्स नहीं देते, ऐसी कोई भी गलत मेडिसिन नहीं देते जिससे वो पेशेंट को स्टार्टिंग में टेम्परेरी रिलीफ तो होता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें काफ़ी ऐसे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जो टेम्परेरी रिलीफ तो करेंगी, लेकिन जब पेशेंट वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें दुगनी तेज़ी से हेयर फॉल की दिक्कत बढ़ जाती है। हम इस टाइप से भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। हमारी दवाइयाँ नेचुरल सोर्सेज से बनती हैं, जिनके बॉडी के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो हमारे नेचुरल सोर्सेज से ली जाती हैं। इसके अलावा और बात करें तो हर ई विज़िट के अंदर पेशेंट की कंडीशन दिखाई जाती है ताकि पेशेंट के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके और पेशेंट भी अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सके। डॉक्टर, लोगों को अलग अलग क्वेरीज होती है कि हमें क्या खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अक्सर बच्चों के अंदर देखा जाता है, यंगस्टर्स के अंदर, कि फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तो क्या जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उनका न्यूट्रिशन चार्ट भी चेक करते हैं या फिर उनका डाइट चार्ट भी बना करके देते हैं? मैम अगर जनरली बात करें तो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, हम हर मरीज़ को उसका डाइट चार्ट दिया जाता है, और हर एक पेशेंट का अलग अलग डाइट चार्ट होता है। जैसे जो बच्चे हैं उनका खान पान का अलग डाइट चार्ट रहता है, जो यंग आते हैं उनका अलग रहता है, फीमेल है उनका अलग रहता है, क्योंकि हर एक की अलग अलग कंडीशन होती है। फीमेल के अंदर अलग कंडीशन होती है, मेल के अंदर अलग कंडीशन होती है, छोटे बच्चों के अंदर अलग कंडीशन होती है। उनको क्या खाना है, क्या डाइट चार्ट फॉलो करना है, कैसे कॉम करना है, सारा कुछ डिटेल से दिया जाता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट के आगे के लिए वो चीज़ें अफेक्टिव रहें कि जब पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट अच्छे से लेने के बाद उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वही पेशेंट वो चीज़ें फॉलो करके अपने बालों को हेल्दी रख सकें। और पेशेंट को जितना हो सके उतना ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, विटामिन ई का इंटेक इम्प्रूव करना चाहिए। ये जनरली है जो पेशेंट को, हर पेशेंट को करना चाहिए। इसके अलावा जिन पेशेंटों को स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल की दिक्कत रहती है, उनको मेडिटेशन करनी चाहिए,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सोनू फोगाट थे। आगे आपको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ लेकर के चलते हैं, वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मशीनों से और भी चीज़ों का इलाज किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी के बारे में कई बार सुना है और आप लोग तस्वीरों के अंदर देख भी पा रहे हैं, लेकिन आखिरकार फिजियोथेरेपी होती क्या है और क्यों करवाना चाहिए, इसके डाउट्स क्लियर करने के लिए आज मैं आपको मदर हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर लेकर के आई हूँ। डॉक्टर गरिमा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर गरिमा, मैं आपसे जानना चाहूँ कि फिजियोथेरेपी आखिरकार होती क्या है और इसके लाभ क्या क्या हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गरिमा, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम मदर हॉस्पिटल। आज मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी को हिंदी में अगर हम देखें तो इसको भौतिक चिकित्सा बोलते हैं। अभी लोगों में इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसमें पेशेंट्स के पेन को बिना दवाइयों के ट्रीट किया जाता है और बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं। उसी में से ही एक फिजियोथेरेपी ऐसी है जिसमें एक्सरसाइज की हेल्प से, मोडालिटीज़ की हेल्प से पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि कॉमन शब्दों में कहें तो बिल्कुल बिना चीर फाड़ के फिजियोथेरेपी से किसी भी पेन का इलाज कर दिया जाता है। इसके लाभ क्या क्या है अगर हम इसके लाभ की बात करें, क्योंकि लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी करवा करके सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आराम मिलता है, लंबे समय तक आराम नहीं मिलता। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें लंबे समय तक आराम नहीं मिलता। इसके लाभ कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे किसी को घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल का पेन है, ऑर्थोपेडिक्स जितनी भी कंडीशंस है, लाइक नर्व पेन है, टिश्यूज़ पेन है, मसल्स पेन है, हर जगह। जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी आजकल फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हो चुकी है। जैसे सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स हो गए, हर जगह फिजियोथेरेपी का यूज़ है। पहले ऐसे मानते थे कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही फिजियोथेरेपिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पेशेंट्स है जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दर्द है, बिना दवाइयों के फिजियोथेरेपी में हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर गरिमा ये बताइए कि फिजियोथेरेपी आखिरकार करवानी क्यों चाहिए? फिजियोथेरेपी हमें इसीलिए करवानी चाहिए क्योंकि आजकल इतनी हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है लोगों का, वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। ज़रा सा भी पेशेंट को पेन होता है, वो क्या करता है कि चलो दवाई ले लेते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें लोगों को दवाइयों से दूर रख के एक्सरसाइज के थ्रू, मोडालिटीज़ के थ्रू उनके दर्द को कम करना है। आपको बता देते कि मदर हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही कम पैसों के अंदर आप लोग फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। मशीनों की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, मशीन बहुत ज़्यादा है। हालांकि अलग अलग तरीके के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि फिजियोथेरेपी की मशीन्स जो है, क्या हर दर्द के लिए फिजियोथेरेपी की मशीन मदर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है? हाँ मैम, हर दर्द के लिए मशीन अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, उसके लिए अलग अलग मशीनें हैं, अलग अलग फिजियोथेरेपी के लिए अलग अलग। अच्छा, चार्जेस क्या रहते हैं इसके? खाली पर्ची के अंदर रहते हैं या फिर यहाँ पर जितनी मशीन से हम लोग थेरेपी लेते हैं उस मशीन के अकॉर्डिंग रहते हैं? नहीं मैडम, खाली पर्ची के ऊपर होता है और कोई खर्चा नहीं। हाँ, ये देखिए, बहुत ही कम पैसों में, मैंने आपको कहा था कि कम से कम पैसों में मदर हॉस्पिटल के अंदर इलाज कर दिया जाता है। ये देखिए, सिर्फ पर्ची के पैसे लिए जाते हैं, उसी पर्ची के पैसे के अंदर आपको यहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती है। मशीन जो लाखों रुपए के अंदर मिलती है, हिसार के अंदर कहीं पर भी फिजियोथेरेपी की ऐसी मशीन्स नहीं है जो मदर हॉस्पिटल के अंदर आपको मिलती है, और वो भी बिना चीर फाड़ के आपके दर्द का इलाज किया जाता है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी खबरों का सिलसिला कुछ यूँ ही बरकरार रहेगा। अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर ले जा करके आपको रूबरू करवाते रहेंगे और आपके शहर का सबसे कम पैसे के अंदर सबसे अच्छा इलाज करने वाला हॉस्पिटल कौन सा है उससे आपको टाइम टू टाइम अवगत कराती रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार। ये इस मशीन के ऊपर पैर रख करके जब वाइब्रेशन जाती है नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो कितना आराम मिलता है? नमस्कार मैडम, इससे पहले मैं मशीन के बारे में बताऊं। मैं यहाँ 4-5 दिन से लगातार आ रहा हूँ। इनका रिज़ल्ट दूसरे जो थेरेपिस्ट हैं शहर में उनसे बहुत अच्छा और सस्ते दामों पे है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे घुटने में दर्द है, वाइब्रेशन घुटने तक आती है इस मशीन की, और इससे मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ मेरे को 60-70% आराम है। अब मैं आराम से चल फिर सकता हूँ। और मैं ईमानदारी से कहना चाहूँ, जैसा मदर हॉस्पिटल में थेरेपी चल रही है, इससे अच्छी शहर में नहीं हो पाएगी इन दामों में। मुझे ये बताइए, कहाँ पर आपको दर्द है? मेरे ये पैर की नस में बहुत ज़्यादा दर्द था। अच्छा। मैं काफ़ी दिनों से परेशान था, बहुत दवाई ली, बहुत कुछ किया, मुझे कहीं से फर्क नहीं मिला। कितने सालों से दर्द है ये?
ये लगभग 11-12 साल से है जी। 11-12 साल से। हाँ जी। तो इसका दर्द का सॉल्यूशन यहाँ पर आकर के कैसे मिला आपको? यहाँ मुझे बहुत फ़र्क है जी। 3 दिन मेरे को हुए यहाँ पर, तीसरा दिन आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमेशा के लिए मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, सच सच बताइएगा, कहीं इन्होंने आपको कहा तो नहीं है या फिर आपके दर्द के अंदर सही में रिलीफ है? नहीं, बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है, अपनी आत्मा से कह रहा हूँ मैं। मेरे को बिल्कुल फिट हूँ मैं, सही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं लोगों को भी इस बात के लिए कहूँगा कि आप इस हॉस्पिटल में आया करो। हाँ जी।